हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का तीसरा सेशन। ठीक है, जिसमें आपके करवाने वाले हैं एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप हिंदी माध्यम से हैं, यदि इंग्लिश मीडियम से, दोनों माध्यम से आपको जो है करवाने वाले हैं एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक, एलटी ग्रेड और भैया यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, और भाई कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर एक परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र काम करने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बढ़िया से। सेशन को शुरू करने से पहले बता दें बच्चों कि 1 नवंबर से हमारा कृषि प्राविधिक सहायक का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कृषि, कंप्यूटर, यूपीजी के आपको कंप्लीट मिलने वाला है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और मीडियम रहने वाला हिंदी और डाउट सेशन भी मिलने वाले हैं। अब बच्चों ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ हम लेकर आए हैं। वैलिडिटी कितने साल की है? 2 साल की वैलिडिटी है। प्राइस है 1999, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको मिल जाएगा 999 रुपए में, है ना। तो भैया 999 अभी ऑफर है। ठीक है, 30 तारीख तक इसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें गन्ना पर्यवेक्षक, तो भैया आप यदि गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो तो भी हमारे पास बैच है भैया, है ना। इसमें भी आपका जो एजीटीए का सिलेबस है, वही सिलेबस आपका गन्ना पर्यवेक्षक में रहने वाला है। तो यदि आप तैयारी करना चाह रहे हो कि भाई हमें तैयारी करनी है गन्ना पर्यवेक्षक की, तो ये बैच, टेस्ट सीरीज, बुकलेट सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा आपको। कृषि यूपीजी के कंप्यूटर आप सर्च कर लीजिएगा। आप देखो बच्चों, एक खुशखबरी भी है कि प्ले स्टोर पर नेम चेंज हो गया है, मतलब विजन एग्री एकेडमी के नाम से अब ऐप शो हो रहा है। तो आप जाइए प्ले स्टोर पर और सर्च कीजिए विजन एग्री एकेडमी। अगर कि आपको प्ले स्टोर पर नहीं जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का, तो वहां से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी गन्ना पर्यवेक्षक के लिए। ठीक, आपका ई बुक, पीडीएफ, कंप्लीट टेस्ट सीरीज हिंदी माध्यम में रहने वाला है। प्राइस वैसे 1999, लेकिन आपके लिए 50% डिस्काउंट है। 999 ये पूरा कोर्स पढ़ने वाला है। और भैया 2 साल तक ये वैलिड रहेगा, 2 साल तक आपको कोर्स ये वैलिड रहने वाला है। साथ में साथ बच्चों, आप लोगों के लिए कृषि प्राविधिक सहायक और गन्ना पर्यवेक्षक के लिए 8 किताबें, वो भी स्पेशल किताबें हैं बच्चों। स्पेशल किताबें, स्पेशल क्या है बच्चों? ये गन्ना पर्यवेक्षण और टीए के बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपकी 8 किताबों में एक आपको 10,000 एमसीक्यू वाली किताब मिलेगी, मतलब 10,000 आपके एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। और पूरा जो स्टडी मटेरियल है 1999 में पढ़ने वाला है, आपके होम डिलीवरी के साथ ये घर पर आपको भिजा कर देंगे हम। ठीक है, तो जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं हमारी ऐप से। साथ में साथ यूपी कृषि प्राविधिक सहायक के लिए 100 बुकलेट, ये पीडीएफ फॉर्म में हमने क्वेश्चन बुकलेट स्टार्ट की है, ये टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। 100 प्रैक्टिस बुकलेट या 100 प्रैक्टिस सेट हमने जो है आपको देने वाले हैं, जो कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। अब जैसा देखो इस बार लेवल रहा ना, उसी अकॉर्डिंग हम लेवल लेके चल रहे हैं, है ना। तो ये पड़ने वाला है, वैसे तो 1499 इसका प्राइस है, लेकिन आपको पड़ेगा 749 में। ये पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेंगी, और आपकी डाउनलोड भी कर सकते हो इनको। ठीक है, 100 सेट इसमें करवाएंगे, हमारी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में साथ आपका गन्ना पर्यवेक्षक एलटी ग्रेड के लिए 15 बुकलेट हमने स्टार्ट कर दी हैं। और अगर ये पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 30 बुकलेट प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और भैया टीजीटी के लिए भी 30 प्रैक्टिस सेट हम जो प्रोवाइड करा चुके हैं। तो बच्चों, आपको कोई भी डाउट हो, आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लो, 7880497104, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। ठीक, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा विजन एग्री एकेडमी के नाम से, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का कि विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सी जीन नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे आपका कुछ बैक्टीरिया करते हैं, है ना। बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, राइजोबियम हो जाता है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, एजोला है,
ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है। तो भैया कौन सा जीन है जो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? निफ जीन, नोरिन 1, नोरिन 10, निफ 1। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? कमेंट भर दो। बिल्कुल सही खुशबू जी, ऑप्शन ए सही है, निफ जीन। निफ जीन जो है पौधों में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक। नोरिन 10 की बात करें तो नोरिन 10 आपका जो है गेहूं में बौनेपन या ड्वार्फनेस के लिए जिम्मेदार है। कौन बच्चों? आपका नोरिन 10। ठीक। अब आगे हमने कुछ जीन है जो हमारी फसलों से संबंधित हैं, है ना, आगे हेल्प करेंगे ये। तो बच्चों निफ जीन की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक। नोरिन 10 रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट, गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। डीजी वू जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन राइस, धान में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। ठीक। आगे बात करें आपका ओपेक के 2, ओपेक 2 जो है जीन क्वालिटी प्रोटीन मेज या क्वालिटी प्रोटीन मक्का, और जो कि आपका लाइसिन और ट्रिप्टोफैन से भरपूर होती है, उसके विकास के लिए जिम्मेदार है। टिप्ट 23A जीन की बात करें तो यह पहला मेल स्टेराइल लाइन है पर्ल मिलेट या बाजरा के लिए। पहली जो है बाजरा में नरवंद लाइन है, कौन बच्चों डेवलप कर रहा है? टिप्ट 23A जीन। अब बच्चों एक और जीन है वर्नेज और वर्स्टार। वर्नेज और वर्स्टार जीन, यह जो है मस्टर्ड या सरसों में प्रयोग किया गया जीन है। आपका जो धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है डेवलप की गई है, जिसको आपका जो कि आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड है या फिर कहें अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है, इसमें प्रयोग किया गया जीन कौन सा है? बर्नेज और वर्स्टार। वर्नेज एंड वर्स्टार की बात करें तो द बर्नेज एंड वर्स्टार जीन सिस्टम इज अ जेनेटिक टूल यूज फॉर द क्रिएटिंग मेल स्टेराइल प्लांट एंड देयर फर्टिलिटी रिस्टोरिंग हाइब्रिड। एक तो देखो बच्चों ये पौधे में नरबंधता लाते हैं और साथ में साथ उसकी फर्टिलिटी या उर्वरता को जो है रिस्टोर करने का काम करते हैं वर्नेज एंड वर्स्टार। अब बच्चों ये कहां से निकाले गए हैं? तो ये आपके ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस अमाइलोक्विफेसिएंस, है ना। बैक्टीरियम कौन सा है? बैक्टीरिया कौन सा है? बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसिएंस, अमाइलोलिक्विफेसिएंस है। ठीक। बर्नेज की बात करें तो यह जो है प्रोटीन जो है उत्पन्न करता है। बर्नेज जीन एक नाम की प्रोटीन उत्पन्न करता है जो कि टैपेटम सेल्स और लीडिंग टू मेल स्टेरिलिटी, यह टैपेटम सेल्स को मारता है और आपका क्या करता है? मेल स्टेरिलिटी या नरबंधता लाता है। जबकि वर्स्टार जीन क्या करता है? प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट एक्ट एज अ इनहिबिटर न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ वर्नेज एंड रिस्टोरिंग द फर्टिलिटी। यह जो है वर्नेज का जो इफेक्ट है उसको क्या करता है? रोकता है, न्यूट्रलाइज करता है और भैया रिस्टोर करता है क्या बच्चों? फर्टिलिटी, है ना, या फिर कहें उर्वरता को रिस्टोर करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपायरेशन विल बी मैक्सिमम ड्यूरिंग, बाष्पोत्सर्जन के दौरान अधिकतम होगा मॉर्निंग प्रातःकाल, इवनिंग शाम के समय, नाइट में या दोपहर में? ट्रांसपायरेशन एक होता है बच्चों इविपो ट्रांसपायरेशन, इविपो ट्रांसपायरेशन, इविपो ट्रांसपायरेशन। अब देखो जो ट्रांसपायरेशन क्या होता है? आफ्टरनून में बिल्कुल सही खुशबू जी, है ना। तो आपका एक है ट्रांसपायरेशन क्या होता है? किसी भी सतह से पानी का वाष्प के रूप में हानि होना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन। ठीक। और आपका इवेपोरेशन क्या कहलाता है? पौधे की सतह से सॉरी आपका जो है ट्रांसपायरेशन क्या होता है? पौधे की सतह से जल की हानि, कंफ्यूजन में हो गया। पौधे की सतह से जल की हानि क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन।
इवेपोरेशन किसी भी सतह से, मृदा सतह हो चाहे कोई भी सतह से, जल की हानि वाष्प के रूप में, क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। तो ट्रांसपायरेशन, पौधों से ट्रांसपायरेशन कब ज्यादा हुआ? जब धूप ज्यादा होगी, तो वो होता है बच्चों आपका आफ्टरनून में या दोपहर के समय, है ना। तो इवेपो ट्रांसपायरेशन मतलब ये कहें पौधों से आपका ट्रांसपायरेशन और मृदा सतह से इवेपोरेशन, दोनों को मिलाकर हम इवेपो ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये सबसे ज्यादा कब होता है? आपका दोपहर के समय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट सुइटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन इज फॉर वाइडली स्पेस्ड क्रॉप ऑर्चर्ड ट्री ऑन वेजिटेबल एज। दूर दूर स्थित फसलें कौमा बगीचे के वृक्षों और सब्जियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन छिड़काव सिंचाई, कैबलिगेशन, या फिर कहें सर्ज इरिगेशन या तरंग सिंचाई। बताइए कौन सा सिंचाई का विधि दूर दूर स्थित फसलों के लिए क्या है बच्चों? उपयुक्त है। तो क्या होगा सही उत्तर यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? तो बच्चों ज्यादातर जो सब्जियां होती हैं या दूर दूर या फिर कहें जो वाइडली स्पेस्ड जो क्रॉप होती हैं या जिनमें आपका अच्छा खासा क्या होता है? दूरी होती है, उनके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो करते हैं बच्चों कौन सा? ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, है ना। टपक सिंचाई सब्जियों के लिए, फल वृक्षों के लिए और दूर दूर बोई गई फसलों के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो है आपका टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। ठीक। ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो यह वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है। यह इजराइल से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी जो जल उपयोग दक्षता है, वाटर यूज इफिशिएंसी है 90 टू 95%। मतलब ये कहें 100, अगर कि 1 लीटर पानी डाले या 100 लीटर पानी दे रहे हो तो 90 से 95 लीटर पौधों द्वारा जड़ों तक पहुंच जाता है। जो टपक सिंचाई है यह सीधा पौधों की जड़ों में पानी को देने की विधि है ना। सीधा सीधा बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पानी को पहुंचाने की क्या है बच्चों? एक विधि है। ठीक। इसको हम रेतीली मृदा में भी अपना सकते हैं और आपका एक है सैंडी सॉइल में अपनाया जा सकता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें, छिड़काव सिंचाई या बौछारी सिंचाई की, तो यह बारिश की तरह पौधों के ऊपर क्या करता है? आपका बौछार के रूप में पानी को छिड़कता है। यह आपका ऊंची नीची मृदा के लिए भी उपयुक्त है और साथ में साथ बच्चों यह जो है आपका सैंडी सॉइल या फिर कहें आपकी ये कह सकते हैं कि यदि कम पानी वाला क्षेत्र है तो वहां भी उपयुक्त होता है स्प्रिंकलर। इसकी जो दक्षता होती है ये होती है 75%। ठीक। फिर कैबलिगेशन और सर्ज इरिगेशन की बात करें तो सर्ज इरिगेशन को हम ऑन ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। इसमें आपका ऑन ऑफ टाइप से जो है ये कहें कि तुरंत पानी छोड़ा जाता है, तुरंत इसमें जो है वापस लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ बीज स्टिंग एज फाउंड? किस प्रकार की मक्खियों में डंक मिलते हैं? रानी मधुमक्खी में, क्वीन में, ड्रोन नर मधुमक्खी में, वर्कर कर्मी मधुमक्खी, इनमें से कोई नहीं। अब देखो बच्चों, जो क्वीन है ये 2 तरह की जो है आपके अंडे देती है ना। एक होते हैं फर्टाइल एक्स, ठीक, जिससे आपकी बनती है वर्कर बी और सॉरी 2 तरह के अंडे देती है क्वीन, एक तो मेल और एक फीमेल। ठीक। जो मेल होते हैं इनमें आपका डंक नहीं पाया जाता, ये आपको डंक नहीं मार सकते, है ना। ये क्या होते हैं बच्चों? आपके मतलब एक है अनफर्टिलाइज एग से निकलते हैं। सॉरी, आपके जो मेल है ये अनफर्टिलाइज एग से निकलते हैं, अनफर्टिलाइज्ड या फिर कहें बिना निषेचित हुए अंडों से निकलते हैं। और जो फीमेल होती हैं ये फर्टिलाइज्ड अंडों से निकलती हैं या फिर कहें निषेचित अंडों से निकलती हैं। ठीक। अब देखो फीमेल में भी 2 तरह की हैं,
एक तो वर्कर, है ना, एक तो होंगी वर्कर जो कि स्टेराइल फीमेल होंगी। कैसे होंगी बच्चों? स्टेराइल, मतलब ये कहें ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। हाँ दे सकती है इन केस आपका ये कहें कि मधुमक्खी मर जाए या फिर कहें आपकी जो क्वीन है, रानी है, वो मर जाए तो वर्कर जो मधुमक्खियां हैं वो बच्चों को जन्म दे देंगी। लेकिन वो कौन से बच्चे देंगे? वो केवल नरों को जन्म देंगे, मतलब ये कहें मेल्स को ही जन्म देंगी, है ना। और एक होती है बच्चों क्वीन। आपके जो मेल होता है और जो क्वीन होती है, इनके पास कोई डंक नहीं होता, मतलब ये कहें ये किसी को डंक नहीं मार सकती, है ना। लेकिन जो वर्कर होती हैं, जो वर्कर फीमेल होती हैं, इनके पास विकसित डंक होता है, स्टिंग होता है, जिसको वो चुभाती हैं और आपको क्या हो जाते हैं? फोड़े हो जाते हैं, है ना। मधुमक्खी अगर कि थोड़ा बहुत काटे तो लाभदायक होता है और ज्यादा काटे तो फिर हानिकारक होता है ना। तो यहां पर स्टिंग किसमें पाया जाता है बच्चों? वर्कर में, कर्मी मधुमक्खी में, है ना। क्वीन का केवल एक ही काम है बच्चों, एक तो निप्चुअल फ्लाइट करना ड्रोन के साथ, केवल एक बार मतलब ये कहें फर्टिलाइज करते हो और पूरी जिंदगी भर क्या देती है? अंडे देती रहती है। क्वीन का केवल एक ही काम है, अंडे देना, और बाकी काम क्या है? वर्कर्स का है। मेल का काम है क्वीन को फर्टाइल करना, है ना, या निषेचित करना। किसका काम है? आपका मीटिंग करना क्वीन के साथ, ये आपका मेल का काम है। ठीक, ड्रोन का काम। मेल को क्या कहते हैं बच्चों? हम ड्रोन कहते हैं, ड्रोन, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो यहां पर वर्कर, कर्मी मधुमक्खी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है द कैरियर ऑफ लीफ कर्ल टोमेटो वायरस। टमाटर की पत्ती सिकुड़न विषाणु का वाहक कौन है? व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, बीटल, बॉयल बोर्न बोर्न बैक्टीरिया, सॉरी यहां पर बॉयल नहीं, सोयल बोर्न बैक्टीरिया, स्ट्राइगो प्लांट या स्ट्रिगा पादप। कौन बच्चों आपका जो लीफ कर्ल डिजीज है टमाटर की उसको फैलाता है? आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से आंसर कीजिए। लीफ कर्ल जो डिजीज होती है वो कौन फैलाता है टोमेटो में एक से दूसरी जगह, या वाहक कौन है? तो बच्चों वाहक की बात करें तो राइट आंसर हो जाता है सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई आपका वाहक है, या फिर कहें वाहक वह होते हैं जो वायरस के जो स्पोर्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर व्हाइट फ्लाई ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। आगे कुछ हमने वाहक ऐड किए हैं, बैक्टर और डिजीज, रोगों को फैलाने वाले बैक्टर या कीट, है ना। देखिए आपका ग्रीन लीफ हॉपर नेफोटेटिक्स वायरसेंस, यह जो है राइस टुंगरो वायरस डिजीज, येलो ड्वार्फ डिजीज, ट्रांजिटरी येलोइंग डिजीज को फैलाता है। ब्राउन प्लांट हॉपर नीला पर्वता डोर्सेलिस, ग्रासी स्टंट या ल्यूगन्स भी होता है कभी कभार, ग्रासी स्टंट, रेग्ड स्टंट और बिल्टेड स्टंट को फैलाता है। ठीक, आगे बात करें जिग जैग लीफ हॉपर, रेसिलिया डोर्सेलिस या राइस ड्वार्फ ऑरेंज लीफ डिजीज को फैलाता है। व्हीट कर्ल माइट, इरियोफाइट ट्यूलिपियाई या गेहूं में स्ट्रेक मोजिक वायरस को फैलाती है। कॉर्न एफिड, रोप रोप सॉरी रोल रोपेलोप्स सॉरी रोपालोसिफम मेयासिस, रोपालोसिफम मियासिस, ग्रासी सूट डिजीज आपका मोजेक शुगर केन में, गन्ने में, और येलो मोजेक जो है मक्का में फैलाती है। सोरगम सूट बग, प्री ग्रीनस मैडिस, कॉर्न मोजेक, फ्रैकल्ड येलो ऑफ सोरगम को फैलाती है। ब्लैक विंग्ड बग, प्रोटिस्टा मोइस्टा, प्रोटिस्टा मोइस्टा
ग्रासी सूट डिजीज जो होती है शुगर कैन में, गन्ने में, उसको फैलाती है। व्हाइट फ्लाई बेमेसाई टवे की, यह देखो बहुत सारे रोगों को फैलाती है। आपका येलो मोजेक और ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड काउपी, जो येलो पीला मोजेक रोग होता है उर्द में, मूंग में, लोबिया में, सोयाबीन में, तंबाकू में, उसको फैलाता है। साथ में साथ लीप कर्ल डिजीज, येलो बेन मोजेक और भिंडी, टेपियोका एंड मोजेक, टेपियोका मोजेक को फैलाने का काम करती है। इरियोफाइड माइट की बात करें, एसेरिया कैजानी की, तो पिजन पी स्टिलिटी मोजेक वायरस को ये फैलाने का काम करती है, वाहक का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी सीड रिफर्स टू, गुणवत्ता बीज से क्या तात्पर्य है या से संदर्भित है? जेनेटिक प्योरिटी, अनुवांशिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी, बीज गुणवत्ता मानक, या सीड क्वालिटी पैरामीटर, भौतिक शुद्धता। सॉरी, यहाँ पर ये जो भौतिक शुद्धता होना चाहिए था वो यहाँ होना चाहिए था, और ये है ना, या उपरोक्त सभी। क्या होगा सही उत्तर? देखो बच्चों, जो आपका बीज है, जैसा जो है ब्रीडर ने डेवलप किया है, या फिर कहें जैसा प्रजनक ने विकसित किया है, वैसे ही उसमें गुण होना चाहिए। जो जो गुण जो है चाहे हैं प्रजनक ने, वो गुण होना चाहिए। पहला तो भैया, मतलब ये कहें हमने कहा बीज हमारा डॉप, मतलब ये कहें गेहूं हमारा डॉपनेस होना है, मतलब डॉपनेस का गुण होना चाहिए। हमारे बीज का रंग लाल है तो लाल रंग होना चाहिए, है ना। तो जो गुण जो है जेनेटिकली डाले गए हैं उसके समान गुण होना चाहिए, पहला पॉइंट जेनेटिकली। दूसरा है भौतिक रूप से शुद्ध हो, कोई उसमें पौधे का भाग ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो, कोई अक्रिय पदार्थ ना हो, कोई आपके जो है वायरस विषाणु से मुक्त हो। आपका सीड क्वालिटी पैरामीटर्स को क्या करता हो, आपका ये कहें कि उसमें सीड क्वालिटी पैरामीटर को फॉलो करता हो। पहला है, जैसे मान के चलो रोगों से मुक्त हो, खरपतवारों के बीज से मुक्त हो, उचित नमी प्रतिशत हो, वायबल हो, जीवित हो। तो यहां पर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दीज यहां पर सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आत्मा सीम इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय, आत्मा किसकी, किसी की आत्मा नहीं है ये, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जो कि जिला स्तर पर आपका एक्सटेंशन वर्कर के रूप में काम करते हैं, है ना, एक्सटेंशन वर्कर के रूप में काम करती है। कौन भैया? आत्मा, है ना। तो ये कौन सी है? राज्य सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की है, आईसीआर द्वारा चलाई जाती है, नाबार्ड द्वारा चलाई जाती है? बताइए, आपकी जो आत्मा है ये किसके द्वारा चलाई गई योजना है? आत्मा, आत्मा, एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एजीटी में पूछा गया था, भैया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सी एजेंसी आपका जो है एक्सटेंशन वर्क के लिए जिम्मेदार है? तो बच्चों कौन सी एजेंसी है? आत्मा। तो भैया आत्मा के बारे में बता दो कि भैया कौन चलाता है इसे? तो यह बच्चों पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या केंद्र सरकार से द्वारा चलाई गई योजना है ना। किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित होती है ये, ठीक। आगे बात करें, कुछ योजनाएं हैं, ठीक, जैसे स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, स्ट्रे ऑफर 7 डे शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो है 7 दिन की स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक। केवीके कृषि विज्ञान केंद्र, यह भी आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक एंड अलाइड सेक्टर टू स्ट्रेंथन रूरल स्किल, या फिर कहें ग्रामीण युवाओं के कौशल को विकास के लिए जो कृषि है, हॉर्टिकल्चर है, इससे संबंधित जो सब्जेक्ट है उसमें जो है कुशलता पूर्वक या कुशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यह जो है जिला स्तर पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए एक संस्था है केवीके। आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी डिलीवर्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सटेंशन सर्विस टू अपडेट फार्मर्स ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिस। यह जो है किसानों को जो नई तकनीकी विकसित की है उससे अपडेट करने का काम करता है, या जो है डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकृत जो है प्रसार को बढ़ाने का काम करता है।
स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम, यह बच्चों बीएससी एग्रीकल्चर में ऐड किया गया है, स्टूडेंट रेडी, ये भी आपका एक एक्सटेंशन प्रोग्राम है। फोकसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड हैंड्स ऑन लर्निंग थ्रू ट्रेनिंग, रूरल अवेयरनेस, इंटेंसिव एंड प्रोजेक्ट जो है इसका लक्ष्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है द कंडीशन फेवरेबल फॉर प्रिपरेशन टू अकर एज, वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा कौन सी है कि भैया कौन सी स्थिति अच्छी मानी जाए कि वर्षा होगी। पहला ऑप्शन है लो मॉइस्चर कंटेंट, निम्न नमी की मात्रा, हाई मॉइस्चर कंटेंट, वायु का शीतलीकरण, कूलिंग ऑफ एयर, उच्च नमी की मात्रा, या डिसेंडिंग ऑफ एयर, वायु का अवरोहण। बताइए क्या स्थिति होगी कि भैया वर्षा हो जाएगी। वर्षा को बरसने के लिए क्या स्थिति चाहिए बताइए। या तो से क्या करना पड़ेगा, वायु का शीतलीकरण, निम्न नमी की मात्रा, या उच्च नमी की मात्रा। बताइए वर्षा होने के लिए क्या जिम्मेदार है। तो बच्चों बात करें तो देखो, जब समुद्री हवाएं स्थलों की ओर आती हैं, है ना, तो क्या होता है कि हमेशा हवाएं लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती हैं, है ना। अब जैसे मान के चलो कि आपके रूम में गर्मी ज्यादा है तो बाहर से हवाएं आपके अंदर आएंगी, मतलब ये कहें यहाँ की ओर बढ़ेंगी। ऐसे ही जब समुद्र में क्या होता है, गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो नम हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, या फिर कहें बाष्पीकृत जो हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, और ये जो है स्थलों की ओर चलती हैं, जिससे आपका जो मानसून है या दक्षिण पूर्व मानसून आता है। ठीक, तो दक्षिण पूर्व मानसून जब आपका पहाड़ों से या फिर कहीं कोई ब्रिज मिल जाता है तो ये ऊपर की ओर उठती हैं, और ऊपर उठते ही ये क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या हो गए नमक या सॉल्ट होते हैं, इससे कंडेंस या आपकी जम जाती हैं और बादलों का निर्माण करती हैं, और यही बादल क्या बनते हैं, वर्षा का कारण बनते हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कूलिंग ऑफ एयर, उच्च नमी, सॉरी वायु का शीतलन नहीं, सॉरी बच्चों ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, कि उच्च नमी की मात्रा यहां होना चाहिए था वायु का शीतलन, है ना, वायु का शीतलन। यदि वायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब देखो ऊपर उठेगी तो हमारी जलवायु मतलब ये कहें, हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमें क्या टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो टेम्परेचर कम होगा, जिससे क्या होगी, बारिश होगी, है ना। तो यहाँ पर कूलिंग ऑफ एयर होगा, ठीक है, वायु का शीतलन होगा, ये नहीं होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, है ना। थोड़ा सा ऑप्शन हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ा गई है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है विच सोयल हैज द हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है। अब देखो धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, मृदा की धनायनों जो कि आपकी पॉजिटिवली या धनात्मक जो आयन है उनको विनियमित करने, विनियमित मतलब एक है मृदा से आपका एक है एक से दूसरे कणों में जो है पहुंचाने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता। यह जो है आपके जो लवण है, सॉल्ट है, और साथ में साथ सोडियम आयन है जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसको जो है बिलो या फिर कहें निरूपित करती है। तो बच्चों सीईसी की बात करें तो ये जो है मृदा में महीनता के साथ बढ़ती है, तो यहां पर सर्वाधिक सीईसी की बात कर रहा है तो लोमी सॉइल की होगी, दोमट मृदा की होगी, सैंडी लोम मृदा या रेतीली दोमट, सैंडी सॉइल या क्ले लोम। तो हमने जैसे कहा कि भैया फाइननेस बढ़ेगी, कैन सुपरवाइजर की वैकेंसी आपको मार्च अप्रैल तक देखने को मिल जाएगी, मार्च अप्रैल तक, पेट का रिजल्ट जल्द आने वाला है, मार्च अप्रैल तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो बच्चों आपका सीईसी सर्वाधिक किसकी होगी, चिकनी मिट्टी की, दोमट मृदा की, चिकनी दोमट, क्योंकि हमने बताया कि जितना आपकी फाइननेस बढ़ेगी, जितनी मिट्टी महीन होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। सर्वाधिक जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो क्ले सॉइल की होती है, और क्ले से भी ज्यादा जो होती है ह्यूमस की होती है ना, सीईसी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है
माइकोराइजा हेल्प इन द अपटेक ऑफ, माइकोराइजा लेने में सहायता करता है, किसको लेने में? पोटेशियम को, फास्फोरस को, नाइट्रोजन या आयरन को? किसको अपटेक करने में सहायता करता है भैया? माइकोराइजा। बताइए भाई, माइकोराइजा किसको अपटेक करने में या लेने में मदद करता है? ए पोटेशियम, बी आपका जो है फास्फोरस, सी नाइट्रोजन, या फिर कहें आयरन। तो बच्चों हमें पता है माइकोराइजा, माइकोराइजा का प्रयोग फास्फोरस को अपडेट करने के लिए किया, अपटेक करने या उसके स्थिरीकरण या मोबिलाइजर के रूप में, या फिर कहें फास्फोरस के घोलक के रूप में, या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? आपका माइकोराइजा। तो अब माइकोराइजा मोबिलाइजर की बात करें तो कौन कौन से माइकोराइजा है? एएम माइको आपका वेस्कुलर अवेस्कुलर माइकोराइजा हो गया, वैम हो गया, वेस्कुलर अवेस्कुलर माइकोराइजा हो गया। ये फास्फोरस को घुलनशील है ना, या संचालक है, मोबिलाइजर है। इरियोकॉइड माइकोराइजा हो गया, ऑर्किड माइकोराइजा हो गया। ठीक। पोटेशियम की बात करें तो भैया पोटेशियम के लिए तो कोई भी हिस्सा भी आपका जैव उर्वरक नहीं है। ठीक। नाइट्रोजन के लिए है आपके, है ना, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जो है, नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन उसको स्थिरीकरण करने के लिए राइजोबियम स्पीसीज के बैक्टीरिया हो गए, राइजोबियम। ठीक, राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया। आपका जो राइजोबियम है ना बच्चों, ये सिम्बायोटिक है, मतलब सहजीवन में रहता है। आपसे पूछेगा सहजीवी बैक्टीरिया कौन सा है, तो राइजोबियम है, सहजीवन में रहता है। यह नॉर्मली आपका दलहनी फसलों में क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम की बात करें तो यह आपका जो है, जो सीरियल क्रॉप है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और ये बच्चों जो एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर है, ये नॉन सिम्बायोटिक है, गैर सहजीवी में रहते हैं, सहजीवन में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी इज इक्वल टू, क्षेत्र जल उपयोग क्षमता के बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन ए है यील्ड अपॉन में वाटर रिक्वायरमेंट, उपज अपॉन में जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट अपॉन में यील्ड, जल मांग अपॉन में उपज, यील्ड अपॉन में इवेपो ट्रांसपायरेशन उपज, और बाष्पन बाष्पोत्सर्जन, और इवेपोरेशन इवेपो ट्रांसपायरेशन अपॉन में यील्ड, बाष्पन बाष्पोत्सर्जन अपॉन में उपज, किसके जो है आपके बराबर है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी? बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों उपज मतलब ये कहें कि हमारी फसलों की जो जल मांग है और उपज, या फिर कहें उपज और जल मांग का जो अनुपात होता है वो क्या होता है बच्चों? आपका फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। तो हमारी जितनी उपज मिली और जितनी वाटर रिक्वायरमेंट थी उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चों? फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यील्ड अपॉन वाटर रिक्वायरमेंट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, द टोटल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड प्लांट सरफेस इज नॉन एज, मृदा और पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि क्या कहलाती? इवेपोरेशन बाष्पीकरण, इवेपो ट्रांसपायरेशन बाष्पन बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन बाष्पोत्सर्जन, या वाटर लॉगिंग जल भराव। अब देखो बच्चों, मृदा की सतह से होता है आपका इवेपोरेशन बाष्पीकरण, और आपकी पौधे की सतह से होता है आपका बाष्पोत्सर्जन। तो बच्चों पौधों की सतह से बाष्पोत्सर्जन और आपका मृदा की सतह से बाष्पीकरण, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं बाष्पन बाष्पोत्सर्जन। और बाष्पन बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो हमें पानी या सिंचाई जल की ज्यादा जो है आवश्यकता होगी। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जल भराव। जल भराव मतलब एक है नॉर्मली आपके उचित जल निकास ना होने के कारण आपकी जल मिट्टी में पानी की अधिकता, है ना, जल भराव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, द लैंड एरिया विच ड्रेन टू अ कॉमन पॉइंट इज नॉन एज, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है क्या कहलाती है? जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड एरिया, जल संग्रहण क्षेत्र, फार्म पॉइंट, पॉन्ड, या फिर कहें आपका खेत तालाब, या नन ऑफ दीज। अब देखो बच्चों ये क्या कह रहा है
कि वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है क्या कहलाती है। अब देखो बच्चों, यहां से एक नदी आ रही है, यहां से एक नदी आ रही है, यहां से कुछ नाले आ रहे हैं, यहां से कुछ आपके नाले आ रहे हैं, यहां से पानी का स्रोत आके एक कॉमन पॉइंट है, एक बिंदु है जहां पर आकर ये मिल रहे हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं बच्चों, जल संग्रहण क्षेत्र, वाटर शेड एरिया। मतलब वह एरिया जहां पर चारों ओर से पानी क्या होता है बच्चों, संग्रहित होता है। एक कॉमन बिंदु जहां पर चारों ओर से पानी क्या होता है बच्चों, संग्रहित होता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, वाटर सेट कहते हैं, वाटर सेट। और वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, जल संग्रहण की बात करें, तो किसी भी स्रोत से, चाहे आपके जो है नदियों से हो या किसी भी स्रोत से, आपके जो बारिश का पानी है उसको संग्रहित करना क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक, अब देखो आप इससे भी, इमेज से भी समझ जाओगे, वाटर शेड या जल संभरण या वाटर शेड एरिया की बात करें, भूमि का वह क्षेत्र है जिसका समस्त अफवाह जल एक ही बिंदु पर से होकर गुजरता है। यह सतही जल अफवाह के लिए एक स्वतंत्र जल निकासी इकाई है। एक वाटर शेड दूसरे से एक प्राकृतिक सीमा के जरिए ही अलग होता है, जिसे हम जल विभाजक या रिज लाइन के रूप में जाना जाता है। अब देखो वाटर शेड आपके प्रकार की बात करें, वाटर शेड के प्रकार की बात करें तो मैक्रो वाटर शेड जो कि आपका 50,000 हेक्टेयर से अधिक एरिया कवर करता है। सब वाटर शेड 10,000 से 50,000 हेक्टेयर एरिया कवर करता है। मिली वाटर शेड 1,000 से 10,000 हेक्टेयर कवर करता है। माइक्रो वाटर शेड 100 से 1,000 हेक्टेयर कवर करता है। मिनी वाटर शेड 1 से 100 हेक्टेयर एरिया को क्या करता है बच्चों, कवर करता है। ये आपके वाटर शेड हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डाउनी मिल्ड्यू इजा मृदु रोमिल आसिता एक है, सीड बॉर्न डिजीज बीज जनित रोग है, सॉयल बॉर्न डिजीज है, मृदा जनित रोग है, सीड एंड सॉयल बॉर्न है, बीज और मृदा जनित है या एयर बॉर्न है। बताइए बच्चों, आपका जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है ये कैसा है, मृदा जनित, बीज जनित या वायु जनित है। बताइए बच्चों, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहां पर। तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू है ये आपका सीड बॉर्न भी है और आपका सॉइल बॉर्न भी है, मृदा जनित भी है, और बच्चों ये आपका बायो मतलब एक सॉरी बीज जनित दोनों है। कौन सा बच्चों, आपका मृदु रोमिल आसिता। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ परपिटुएशन एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो प्राकृतिक निरंतरता और संक्रमण के तरीके की बात करें तो देखो 3 तरह के होते हैं, मृदा जनित, बीज जनित और आपका वायु जनित रोग, है ना। तो देखो मृदा जनित रोगों की बात करें तो जो रोग मृदा द्वारा फैलते हैं मृदोड़ रोग कहलाते हैं, जैसे आपका बाजरा का तुलासिता रोग, बाजरा का कंडुआ रोग, धान का खैरा रोग, धान का झुलसा रोग, गेहूं का सेहू रोग, कपास का उखटा रोग, मक्का का तुलासिता रोग। ठीक, वायु जनित रोग वह रोग जो वायु से फैलते हैं, बातोड़ रोग कहलाते हैं, जैसे बाजरे का अर्गट रोग, गन्ने का कंडुआ रोग। बीज जनित रोग की बात करें तो जो रोग बीज के द्वारा फैलते हैं बीजोड़ रोग कहलाते हैं, जैसे गेहूं का फ्लैग स्मट, जौ का वंद कंडुआ रोग। ये आपके जो है रोगों के फैलने के आधार पर विभिन्न प्रकार के रोग। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज डेसिग्नेटेड विच ऑर्गेनाइजेशन implementing agency for setting up of 100 fodder centric FPOs farmer producer organizations। सरकार ने एक 100 चारा केंद्रित एफपीओ की स्थापना के लिए किस संगठन को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। देखो गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2027-28 तक 10,000 एफपीओ खोलना। 10,000 एफपीओ का मतलब होता है बच्चों फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ या एफपीसी भी इसे कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यह जो है 2021 में यह जो है चित्रकूट से शुरू किए गए थे। जो
चित्रकूट से शुरू किए गए थे। इसका लक्ष्य था कि 2027-28 तक आपके पूरे देश भर में 10,000 एफपीओ बनाना, और उसमें से 100 एफपीओ जो है चारा के लिए या चारा केंद्रित है ना, चारा केंद्रित है। तो ये किस संस्था को जिम्मेदारी दी गई कि 100 जो एफपीओ खुलने चाहिए वो चारों को, चारे की देखभाल या फिर कहें चारा उगाने के लिए खुलने चाहिए, चारा से संबंधित रिसर्च के लिए खुलना चाहिए, या चारा से संबंधित प्रोडक्ट के लिए खुलना चाहिए। तो बच्चों ये एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अधीन खोले जाएंगे। किसके अधीन खोले जाएंगे? एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अधीन। अब बच्चों आगे बात करें आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की, एफपीओज की। देखिए FPO is a type of voluntary producer organization registered under the Companies Act 2013 and controlled by the farmer member who actively participate in making decision and setting policy। अब देखियो FPO क्या है आपका? वॉलंटरी या ऐच्छिक क्या है? प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि रजिस्टर्ड होता है कंपनी अधिनियम 2013 और कंट्रोल किया जाता है किसानों द्वारा जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं। एक क्लस्टर मतलब ये कहें एक एफपीओ बनाने के लिए 50 किसानों को जुड़ना जरूरी है ना। तो यदि हम आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहें तो 50 जो है किसानों का होना उसमें जरूरी है। ठीक, फिर बात करें एज रिजल्ट द सेंट्रल सेक्टर सीम ऑफ फाउंड formation and promotion of 10,000 farmer producer organizations till 2027-28 was launched in 2021। यह जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है, क्या केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका काम है फॉर्मेशन बनाना और उसका प्रमोशन करना। कितने? 10,000 एफपीओ। कब तक? 2027-28 तक, जो कि आपकी लॉन्च हुई थी 2021 में। द पीओ एफपीओ इज अ producer-led organization that aggregate any produce such as a non-farm product and agriculture product and artisan product। अब देखो भैया, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है यह कुछ भी बना सकती है, एग्रीगेट कर सकती है। जैसे आपका नॉन फार्म प्रोडक्ट हो गए, चाहे आपके जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे आपके आर्टिसन या कारीगरी वाले प्रोडक्ट हो। यह जो है सपोर्ट करता है या फिर कहें किसके द्वारा चलाया जाता है? या सपोर्टेड बाय स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एसएफएसी। एसएफएसी ई नेम योजना को भी संचालित करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है ना। तो यहां पर सपोर्टेड बाय या कहें इसको सपोर्ट मिलता है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम द्वारा। द प्राइमरी ऑपरेशन ऑफ द FPOs include the supply of seed, market linkage and fertilizer, machinery, training and financial networking and technical advice। जो आपका स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, इसका प्राथमिक कार्य क्या है बच्चों? जो आपके एफपीओ है उनको बीज का सप्लाई करना, लिंक करना, उसका मार्केट से लिंक करना, फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराना, मशीनरी उपलब्ध कराना, ट्रेनिंग देना, फाइनेंशियल नेटवर्किंग प्रोवाइड कराना और टेक्निकल एडवाइस या फिर तकनीकी जो है सलाह देना। द मेन एम ऑफ द एफपीओ इज टू इंक्रीज द इनकम फॉर द producer as a small producer does not have the volume to take advantage of economic scale। वह किसान या वह प्रोड्यूसर जो इकोनॉमिक स्केल पर लाभ नहीं ले पाते उनको लाभ पहुंचाना है, उनको जो है इनकम जनरेट करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका क्या है बच्चों? लक्ष्य है। तो यहां पर आज के 15 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। ठीक, सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी। विजन एग्री एकेडमी का जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, नया ऐप। ठीक है, तो जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप विजन एग्री एकेडमी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कृषि प्राविधिक सहायक के लिए फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका यूपीजी के कंप्यूटर एग्रीकल्चर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करवाएंगे, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी एक ही बैच में। साथ में साथ आपको उसी में मिलेगा आपका ई बुक, साथ में टेस्ट सीरीज भी उसी में मिलेगी, आपको क्विजेस भी उसमें मिलेंगे, डाउट सेशन भी इसी क्लास में मिलेंगे। ये 2 साल के लिए वैलिड है। 1999 इसका प्राइस, लेकिन 50% डिस्काउंट चल रहा है तो आपको जो है प्राइस मिलने वाला 999 में। ठीक है, 999 में 2 साल के लिए वैलिडिटी के साथ आपको पूरा कंप्लीट कृषि प्राविधिक सहायक का बैच मिलने वाला है। और साथ में साथ आपके लिए गन्ना पर्यवेक्षक का भी सेम प्राइस में 2 साल की वैलिडिटी के साथ हमने जो है एक नया बैच स्टार्ट किया है।
और कृषि प्राविधिक सहायक के लिए यदि आप चाह रहे हो कि जैसा हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें किताबें मिल जाएं, तो आपके लिए 8 किताबें हम लेके आए हैं, जिसमें से 7 आपकी थ्योरेटिकल है और एक हमारी एमसीक्यू वाली क्लास है ना। आपके हिसाब से कैन सुपरवाइजर की वैकेंसी कब तक आएगी? तो देखो बच्चों, मार्च अप्रैल में फिक्स है। अधियाचन आ चुका है ना। अधियाचन द्वारा से मतलब संशोधित अधियाचन आना है, मार्च अप्रैल तक फिक्स है। पैट का जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही आपकी वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो जनवरी से नए नोटिस आपको देखने मिलेंगे, दिसंबर जनवरी से, और आपका मार्च अप्रैल तक अपना नोटिस। एजीटीए का जो 2200 कुछ वैकेंसी है और आपका 1100 कुछ वैकेंसी जो आपकी गन्ना पर्यवेक्षक की, इसका जो है नया नोटिस आपको देखने को मिलेगा। आपके कृषि प्राविधिक सहायक और गन्ना पर्यवेक्षक दोनों में काम आएंगे ये नोट्स। अब देखो 1999 जो प्राइस है, इसमें आपका 1800 तो हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट है और बाकी 200 रुपए हमारा जो है लग जाता है डिलीवरी चार्जेस, है ना। तो ये आपको 8 किताबें आपको घर पर डिलीवर की जाएंगी, जिसमें 7 थ्योरेटिकल बुक है और एक हमारी 10,000 एमसीक्यू वाली किताब है। ठीक, तो ये आप ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ में साथ यूपी ट्रिपल एससी कृषि प्राविधिक सहायक के लिए प्रैक्टिस सेट, हाँ एजीटीए का भी आना है, 2200 कुछ वैकेंसी है। यदि आप चाहते हो कि प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, अभी से आप प्रैक्टिस करना चाहो उसी लेवल पे जो लेवल पे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, तो हम लाए हैं आपके लिए 100 प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें आपके 100 बुकलेट रहेंगी, जो कि बुकलेट का मतलब ये होता है क्वेश्चन पेपर, है ना। क्वेश्चन पेपर बुकलेट इसे कहते हैं हम, जिसमें 100 मतलब 10,000 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 100 फुल टेस्ट रहेंगे और ये पीडीएफ के फॉर्म में रहेंगे और ये डाउनलोडेबल रहेंगे। वैसे 1499 के, लेकिन 50% डिस्काउंट है, 749 में आपको मिलने वाला है। ऐसे ही आपकी 100 बुकलेट गन्ना पर्यवेक्षक के लिए भी, आप कोई सा भी खरीद लें, चाहे आप गन्ना पर्यवेक्षक ले लें चाहे एजीटीए ले लें, दोनों का सेम सिलेबस है, सेम चीजें चलने वाली हैं दोनों में, है ना। पीजीटी की तैयारी जो कर रहे हैं हमारे बच्चे, साथ में साथ एलटी ग्रेड के लिए भी हमने बुकलेट लॉन्च कर दी है। ठीक, जिसके लिए 30 प्रैक्टिस सेट और एलटी ग्रेड के लिए 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, है ना, उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, विजन एग्री एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ठीक, नए कोर्सेज देख लीजिए, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, ई बुक से लेकर आपकी प्रिंटेड नोट्स सब कुछ, ऑल चीज अवेलेबल है। जल्दी करा दो सर जी, क्या करा दें भैया जल्दी, है ना। तो आपके बैचेस कंटिन्यू चल रहे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी ऐप का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में कल शाम को 8 बजे। थैंक यू दोस्तों।